हार हो जाती है जब मान लिया जाता है और जीत हो जाती है जब ठान लिया जाता है। नमस्कार, मैं दर्शन सुधाकर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट के पेपर 1 में आपकी ऐसी कौन सी रणनीति हो, कौन सा तरीका हो जिससे कि आप इस दुर्भेद किला जैसे लगने वाली परीक्षा में पेपर 1 में आसानी से करीब 40 से अधिक प्रश्न जो है सही कर सकते हैं। हालांकि ये मुश्किल जरूर है लेकिन असंभव कतई नहीं। तो आइए सिलसिलेवार ढंग से उन रणनीतियों पर आज चर्चा करते हैं कि पेपर 1 में 40 से ऊपर जाने का क्या तरकीब हो, क्या तरीका हो। सबसे पहली बात है कि आपकी सही रणनीति होनी चाहिए। सही रणनीति मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि पेपर 1 में डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। डाइवर्सिटी जब मैं बोल रहा हूं तो इसका मतलब ये होता है कि ये 10 यूनिट भले ही आपको दिखाई दे कि ये इसमें 10 यूनिट है, लेकिन अगर कुल मिलाकर बात किया जाए तो ये 10 यूनिट नहीं है, इसमें कई सब्जेक्ट का मिक्सअप है। मसलन एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं कि जैसे हायर एजुकेशन है तो हायर एजुकेशन में इतिहास भी है और थोड़ा मोड़ा जो है करंट का कुछ बेसिक चीज़ भी, इनपुट भी है। कुछ जो है जो शिक्षा, उच्च शिक्षा में खास करके जो नए चीज़ हो रहे हैं उनको भी इंक्लूड करके पूछा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, डाइवर्सिटी है, गहराई नहीं है। गहराई मतलब डीप होकर क्वेश्चन नहीं पूछता है, यानी कि इसकी प्रवृत्तियों को अगर हम समझने की कोशिश करें तो प्रश्न को आप बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आप देखें तो हायर एजुकेशन में आधुनिक इतिहास के जो अंग्रेजों ने शिक्षा का जो है सुधार किया उससे भी कुछ प्रश्न आते हैं और ये सारे प्रश्न जो है लिमिटेड है, यानी कि बेसिक क्वेश्चन आते हैं। लेकिन चूंकि इसका फैलाव काफी अधिक है तो इसको, इसीलिए मैंने आपको कहा सही रणनीति, राइट स्ट्रेटेजी अगर नहीं रहेगी तो आप धराम से नीचे गिर सकते हैं और आपके लिए कठिनाइयां शुरू हो सकती है। दूसरी सबसे बड़ी बात है, एक एक जो समस्याएं हैं उस पर हम बात करेंगे और कैसे आप उससे विजय प्राप्त कर सकते हैं, कैसे आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। जो दूसरी सबसे बेहतरीन तरीका आपका होना चाहिए वो है सही कंटेंट, यानी उपयोगी कंटेंट। सही कंटेंट या प्रासंगिक रेलिवेंट कंटेंट की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि YouTube पर कई तरह का बार आ गया है जहां की गुणवत्ता की कमी है। हालांकि अच्छे टीचर भी हैं, अंग्रेजी मीडियम में 3, 4, 5 अच्छे टीचर हैं जो कि टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं। हिंदी मीडियम में अधिकतर जो टीचर हैं वो व्यूज और जो पेड वेयरशिप बटोरने के चक्कर में हैं और वहाँ पर आप जो है भटकते रहते हैं और सही कंटेंट में ज़्यादा जो है समय बर्बाद होता है और फ़ायदा कम होता है। इसलिए मैंने कहा सही और उपयोगी कंटेंट। उसके बाद जो है खुद का नोट्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है उपयोगी होता है। खुद का नोट्स क्यों उपयोगी है? सबसे पहले अगर आप सही रणनीति के तहत पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कैसे प्रश्न आता है, किस तरह से प्रश्न आ रहा है, ये सही रणनीति एक अच्छा मार्गदर्शक आपको बता सकता है, या कोई सीनियर बता सकता है, या अच्छा टीचर बता सकता है, या आप अच्छे दोस्तों के बीच रहते हैं तो उससे जान सकते हैं। उसके बाद सही कंटेंट की जैसे ही आप तलाश करेंगे उसके बाद तीसरे नंबर पर आता है नोट्स। ये आपको मोटा जरूर लग रहा होगा लेकिन ये नोट्स जो है बनाने की भी एक तकनीक है। इसी नोट्स के सहारे मैंने हर बार जो है 35+ स्कोर पेपर 1 में किया है। ये नोट्स आपको थोड़ा मोटा लग सकता है। अब अगर देखा जाए तो इसके हर यूनिट को मैंने जो है क्या कहते हैं अच्छे से जो है तैयार किया है, चाहे ये पर्यावरण का नोट्स हो या हायर एजुकेशन का नोट्स हो, इसके अवधारणाओं और उसके तथ्य को अच्छे से लिखा है। ये नोट सिर्फ आपको मोटा इसलिए लग रहा है क्योंकि बहुत खाली पेज मैंने छोड़ दिया है। जैसे उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने टीचिंग का नोट्स बनाया, ठीक, टीचिंग का नोट्स बनाया तो बहुत सारा पेज मैंने खाली यहाँ छोड़ दिया, इसलिए कि कोई चीज़ PYQ से बनाने के दौरान, PYQ से एनालिसिस करने के दौरान जो नई चीज़ मुझे लगेगी इसमें मैं ऐड करूँगा। और ये अगर पहले से ही ज़्यादा इसमें जो है खुला हुआ पेज रहेगा, बिना लिखा हुआ पेज रहेगा, तभी तो मैं ऐड कर सकता हूँ। इस पेज में बमुश्किल से 200 पेज का ये नोट्स है जिसमें कि लिखा है, बाकी 300 एक्स्ट्रा पेज इसमें है खाली, कि समय के साथ जो है दर प्रतिदिन हो सकता है इसमें कोई अपडेशन की ज़रूरत हो तो इसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। इस नोट्स को बनाना इसलिए भी जरूरी है, आज की तारीख में कंपटीशन काफ़ी टफ है और आपको भाषा को पकड़ने के लिए भी नोट्स जो है बनाना जरूरी है। अभी मैं बताता हूँ चौथा चीज़ जो है भाषा पकड़ने की स्किल पेपर 1 में।
पेपर 1 में भाषा पकड़ने की स्किल। एक और देखिए बात है क्या, अगर आपके पास नोट्स है और भाषा पकड़ने की स्किल है, जैसे कि पेपर 1 में क्वेश्चन कभी भी सीधा नहीं आता है। जाहिर सी बात है, ये कोई बोर्ड एग्जाम तो है नहीं, यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो नहीं है। काफ़ी लाख स्टूडेंट जो है इसमें बैठते हैं, तो जाहिर सी बात है तो उनको किसी तरह से छांटना है, उनको सेलेक्ट नहीं करना है बल्कि आपको फिल करना है। तो इस तरह से वो प्रश्नों को सेट करते हैं। तो भाषा पकड़ने की अगर स्किल आप में है कि वो कह क्या रहा है, कई बार ऐसा होता है अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपको भाषा ही समझ में नहीं आ रही है कि क्या कह रहा है, लेकिन उसके अंग्रेजी के डिफिनिट यानी डिफाइंड टर्म होते हैं, परिभाषित शब्द होते हैं, उसको आप पकड़ लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हिंदी में चीज़ों को भले ही समझें, उसका इंग्लिश जो टर्म है अंग्रेजी में ही याद रखें। दूसरी बात, वो भाषा से कुछ एक तरीके से खेलता भी है। उदाहरण के तौर पर, जैसे मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूं कि यूजीसी जो है, यूजीसी की स्थापना तो आपको पता है कि 1953 में हुआ, लेकिन यूजीसी का स्थापना तो 1953 में हुआ, लेकिन यूजीसी किस जो है समिति है या आयोग है उसका जो है वो यूजीसी बन गया। तो उसको समझने के लिए हम ये जानते हैं कि 1948 में पहला जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग बना, वही 1948 वाला विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग 1953 में यूजीसी हो गया, यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हो गया। अब 1953 में इसकी स्थापना हम मान लेते हैं, लेकिन भारत सरकार ने क्या किया, 1956 में यूजीसी को संसद से कानून बनाकर पारित कर दिया। तो अब यहां पर क्या हो गया, अब यही प्रश्न जो है आपको तीन तरीके से आ सकता है। तीन तरीके से ये आ सकता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुई, तो आप सोचेंगे 1956 भी ऑप्शन में मार सकते हैं, 53 भी है, आपको पता नहीं चलेगा क्या है। और उसी प्रश्न को उन्होंने घुमावदार तरीके से पूछ दिया कि यूजीसी को कब जो है अधिनियमित किया गया, यानी कानून बनाकर संसद में पारित किया गया। एक जो है कि भाई ये अब जो है कानूनन, अब कोई भी कानून जो है संसद से जब बन जाती है तो उसको कानून बनाकर ही हटाया जा सकता है, वो स्ट्रक्चर बॉडी बन चुका है। अब इसी प्रश्न को उन्होंने पूछा तो आप 1953 होगा कि 1956 होगा, इस तरह से कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ फैक्चुअल चीजों पर पकड़ रहेगी और भाषा पकड़ने की स्किल रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसका सही जवाब भी देंगे। ये तो एक मैंने आपको उदाहरण से बताया कि भाषा को कैसे जो है पकड़ना है, अनुवाद को कैसे जो है समझना है, अंग्रेजी के कैसे टर्म को समझना है। एक और नई जो बात है यह है कि भेड़ चाल से आपको बचना होगा। जैसे कि एक मैं और आपको बात कह रहा हूं, पेपर 1 में सबसे बड़ी जो दिक्कत यह है कि बहुत सारे चैनल हैं, बहुत सारे चैनलों को व्यूज भी आ रहा है और मैराथन के नाम पे आप भी कूद पड़ते हैं बिना ये सोचे कि उनका क्वालिटी कैसा है, वो जो पढ़ा रहे हैं वो कितना रिलेवेंट है। लेकिन आप व्यूज़ देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कूदे हुए हैं, उसमें आप कूद जाते हैं और समय बर्बाद होता है, और समय जो है सबसे कीमती है पैसों से भी, और बाद में आपको लगता है कि मैंने यहाँ पे समय दिया, उस तरह से जो है आपको फ़ायदा नहीं होता है। भले ही टीचर ऐसा हो जिनके सब्सक्राइबर कम हो, कम लोग देख रहे हों, लेकिन वो मानक पढ़ाता हो, क्वालिटी उनका स्टैंडर्ड हो, तो उनको आप देख सकते हैं, उनसे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। उसके बाद जो अगला है कि ध्यान रखना है पेपर 1 में तकनीक का सही इस्तेमाल आपको करना होगा। जो मोबाइल का जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक टॉपिक को एक ही टीचर से देखें, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है, और ध्यान रहे कि वो रिलेवेंट पढ़ाता हो, टू द पॉइंट पढ़ाता हो। ये नहीं कि एक ही टॉपिक को 10 जगह देख रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं। और उसी में से पेपर 1 को क्वेश्चन बनाने के दौरान जो है कॉमन सेंस और एलिमिनेशन टेक्निक को जो है आपको सीखना पड़ेगा। बिना एलिमिनेशन टेक्निक से जो है आप चीज़ों को नहीं समझ सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। अगर बात किया जाए तो आगे अगर बढ़ते हैं तो होता क्या है कि एक बात है कि YouTube एक जो है बाजार है, एक आप कह सकते हैं कि एक रंगीन दुनिया है, और कई लोग जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं, अब ये हो जाएगा, यहाँ से JRF हो जाएगा, ऐसे JRF होगा, वैसे JRF, इन सब चीज़ों से नहीं होता है। आपके पढ़ने और आपके सही रणनीति और सही समझ से ही आपका JRF होगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप बेहतर तरीके से सही टीचर चुनें, सही कंटेंट चुनें और उसको पढ़ें। और इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकतर हिंदी मीडियम के बच्चे ही इसके शिकार होते हैं, जिनकी की जो पढ़ाई की पृष्ठभूमि है वो बहुत बेहतरीन तरीके से नहीं है। DU, JNU, BHU जैसे स्टूडेंट तो इनके शिकार नहीं होंगे, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पहले से ही बेहतरीन है, सूझबूझ है, तार्किकता उनके अंदर है, तो वो इनके शिकार नहीं होते हैं। जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे हैं वो ज़्यादा शिकार होते हैं। 1 साल 2 साल कहीं उन्होंने ऐसे पढ़ लिया, समय बर्बाद हुआ, और फिर उनको लगा अरे ये तो समय बर्बाद हो गया, फिर से जो है अलग तरीके से पढ़ते हैं।
अगर 6 महीने सही से प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जो बातें मैंने आपको बताया अभी अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में पढ़ा जाए सिर्फ 2 से ढाई घंटे रोज, तो पेपर 1 में 40 प्लस स्कोर करना असंभव नहीं है, बल्कि आप कर सकते हैं। मैथ, डीआई और रीजनिंग इसकी प्रैक्टिस जो है रोज करनी पड़ेगी। एक और बात है, जैसे कि मैंने आपको ये तमाम तरह की यहाँ पर बात कही, तो आप सोच रहे होंगे कि ये इस तरह की जो बात कर रहा है क्यों कह रहा है। तो मैंने भी इस एग्ज़ाम को जो है दिया हुआ है और हर बार जो है 35 प्लस पेपर 1 में स्कोर आया है। उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, ये नहीं कि अपने मन से जो है ज्ञान की बात मैं बोल रहा हूँ। अब देखिए होता क्या है कि अगर आपके पास 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में 5 प्रश्न जो गद्यांश के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसको आप कहते हैं वो प्रश्न है, उसके बाद बच गया 45 प्रश्न। 5 में से तो 5 प्रश्न आप आसानी से कर लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है। जो चीज़ें मैंने आपको बताया, नोट्स, कंटेंट, पीवाईक्यू का एनालाइज अच्छे से करेंगे। पीवाईक्यू का तो एनालिसिस आपको करना ही होगा, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, कैसे घुमा रहा है, कैसे कंफ्यूज कर रहा है, कैसे जो है निम्नलिखित में क्या नहीं है, क्या है, कैसे सत्य है, असत्य है, ये सब चीज़ें जो कैसे कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ठीक, मिलान करने में क्वेश्चन आ रहा है। ये जब आपको कंफ्यूज करता है, उस क्वेश्चन से जब आप 2-4 होते हैं और फिर आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स में जो है जैसे क्वेश्चन नहीं बनता है खोजते हैं, पढ़ते हैं और ये सब चीज़ें जो है दिमाग में इफेक्ट करता है। उसके बाद फिर पढ़ते हैं, आपका कॉन्सेप्ट कवर होता है, उसके बाद जो तथ्यात्मक चीज़ है वो आपको याद होता है और उसके बाद फिर प्रैक्टिस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और अधिक से अधिक प्रश्न आप जो है पेपर में सही करते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि 50 प्रश्न जैसे पेपर 1 में आता है, 5 प्रश्न तो गद्यांश के आप वैसे ही सॉल्व कर लेंगे, पहली बात। अब 45 प्रश्न बचा। 45 प्रश्न में अगर आप डीआई और मैथ रीजनिंग के प्रश्न सही कर लेते हैं लगभग 8-9, तो आपने तो 35 यानी कि अब तो 35 प्रश्न बचा, उधर 15 में से लगभग 13-14 आपका तो वैसे ही सही है। 13-14 वैसे ही सही है डीआई, मैथ, रीजनिंग और क्या कहते हैं गद्यांश में, तो बच गया 35 प्रश्न। अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपका बेहतरीन है, तथ्यात्मक चीज याद है, पीवाईक्यू का अच्छे से एनालिसिस किया है आपने, तो जाहिर सी बात है कि 35 में से आप 20 आंख बंद करके भी ले आएंगे, क्योंकि उस तरह से प्रश्न ही वहां पर रहेगा और आपकी समझ और क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का जो टेक्निक है, वो जो मैंने आपको बताया कुछ चीजें, उसको अगर अच्छे से समझते हैं तो वहां आपका बेहतरीन तरीके से होगा। जब 20 प्रश्न वो रहा और 13 प्रश्न यहाँ जो 13-14 आप करते हैं या 12 प्रश्न ही, तो 20 और प्लस यहाँ पर 13, 33 नंबर तो वैसे ही आपका हो गया। और उधर बच गया कितने प्रश्न आपके, यानी कि 50 प्रश्न थे, 5 कॉम्प्रिहेंशन के, मैथ, डीआई, रीजनिंग में आपने जो है 10 में से 8 किया है, तो 8-5 13, और यानी कि 35 में से 20 प्रश्न तो आपको आता है, तो 20 और क्या कहते हैं इधर 13 प्रश्न, लगभग 33 प्रश्न हो चुका है, या 32 ही मान लेते हैं, और बच गया उधर 15 प्रश्न। 15 प्रश्न आपको आता ही नहीं है मानकर चलिए एग्जाम में, और उसमें से भी 8-10 तो किसी को भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा वो प्रश्न ही सेट करते हैं, मुझे भी नहीं आएगा, किसी को नहीं आता है, क्योंकि सबको अगर आ जाए तब तो भगवान ही है। तो उस 15 में से अगर आप पहले तो कॉन्सेप्ट देखेंगे, तथ्य देखेंगे, एलिमिनेट करेंगे, किसी से नहीं बना तो अंत में तुक्का लगाएंगे, और 15 में से तुक्का भगवान का नाम लेकर भी लगाएंगे तो 4-5 तो सही हो ही जाएगा। यानी फिर भी आप जो है 33 में 4-5 जोड़ देते हैं तो 38-39 तक पहुंच जाएंगे। एक नॉर्मल तरीके से मैंने आपको बताया, स्ट्रेटजी सही होनी चाहिए, सही गाइडेंस में और सकारात्मक अप्रोच के साथ अगर पढ़ते हैं 6 महीना तो पर्याप्त है, और पेपर 1 में आप 40 से या उसके आसपास स्कोर कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगा कि ये चीज़ जो है मैं अपने अनुभवों के आधार पर आपको बता दूं, और मैंने सोचा है कि पेपर 1 का एक प्लेलिस्ट बनाकर जो है लगभग आकलन किया है कि 120-22 क्लास के आसपास होगा क्लास, वो पूरा पेपर 1 खत्म हो जाएगा। जो मैंने नोट्स बनाया है उसको जो है यूट्यूब पर फ्री में पढ़ा दूं, और इसी चैनल पर। तो हायर एजुकेशन जो है सबसे पहले जो है मैंने शुरू करने का फैसला किया है। हायर एजुकेशन में लगभग जो है 20 से 25 क्लास के आसपास है, जो कि जो है जो प्रश्न आता है, जो एकदम प्रश्न आपको मिलेगा, कॉन्सेप्ट यानी कि आपकी आधारभूत समझ, फैक्ट, और उसके बाद अटेम्प्ट कैसे क्वेश्चन को करना है ये भी एक बताएंगे। वो स्किल बहुत लोगों को पता होगा, लेकिन एक जो है फ्रेंडली जो है आप
कह सकते हैं होकर हम लोग पढ़ेंगे। अगर ऐसा है तो मैं कंटिन्यू करेंगे और लोगों से अनुरोध है, आप अभ्यर्थियों से, कि आप लोग जो है पूरी तरह से समर्थन करें, सपोर्ट करें, ताकि मोटिवेट रहेंगे तभी तो जो है पढ़ाने में भी मज़ा आएगा। नहीं तो फिर लगेगा कि जो है लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ा सा डिमोटिवेशन जो है हो जाता है। तो बहरहाल पेपर 1 के किसी वीडियो में आएंगे और जल्द ही जो है पूरा जो है सीरीज शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हायर एजुकेशन का जो है क्लास होगा, कि जो है शिक्षा का जो है इतिहास क्या रहा था, कि भारत में जिस तरह से उच्च शिक्षा का था, पहले गुरुकुल था, उसके बाद जो है फिर बौद्ध धर्म जब आया तो उस समय विक्रमशिला नालंदा में जो शिक्षा की स्थिति थी, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या विकास किया, शिक्षा का विकास जो 3 चरणों में हुआ, उसके बाद जो है यूनिवर्सिटी जो है कैसे काम करता है, मतलब पूरी तरह से आयोग जो अंग्रेजों ने बनाया था एक सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे। यानी कि पहला क्लास, दूसरा क्लास और सब एक दूसरे से रिलेटेड होगा। PYQ भी जो लेटेस्ट वाला होगा, जो इस बार और पिछले बार आया है, उसको जो है हाथ में रखकर ये बताएंगे यहाँ से ऐसे प्रश्न आया है, इस तरह से उन्होंने घुमाया है। तो बहरहाल आप सपोर्ट करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आशीर्वाद दें, तभी जो है ये सिलसिला जो है चलता रहेगा।